हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है। एक बात तो मैं पहले बता दूं कि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं। तो उसका रीज़न यही है कि वैल्यू स्टॉक के लिए चैनल खोला है, तो मतलब वैल्यू स्टॉक कोई होगा, अंडर वैल्यू में मिल रहा होगा तो ही मैं एनालिसिस बनाऊंगा। ये नहीं कि रोज़ एक वीडियो डालना है तो कुछ भी बना के डाल दिया कि व्यू मिल जाए बस। मेरा वो मोटिव नहीं है। जिसका मैं पर्सनली इन्वेस्ट करूँगा या जो मुझे लगेगा उसी स्टॉक की हम वीडियो बनाते हैं। ज़रूरी लगता है कभी ओपिनियन शेयर करना तब शेयर करता हूँ। और एजुकेशनल पर्पज़ से रहता है हमारा। ब्लाइंडली फॉलो ना मुझे करना है ना किसी और को करना है। तो अभी सब जगह ये सुनने में आ रहा है कि सेंसेक्स ओवरबॉट जोन में चल रहा है, ओवरबॉट जोन में चल रहा है। और अब देखेंगे तो करेक्शन भी आ गया, 2-3-4% तक का करेक्शन निफ्टी में और सेंसेक्स में दिखाई दे रहा है। बट अब क्या अभी भी ओवरबॉट जोन में है या नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको मैं कुछ चीज़ें एनालिसिस दिखा देता हूँ। आप एक दिन का भी देखो, एक वीक का देखोगे या एक मंथ का देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल ही वही 85 पे शेयर चल रहा था और 81 पे आ गया है तो क्रैश हुआ है मार्केट। कुछ लोग तो मार्केट क्रैश इस टाइटल के साथ भी वीडियो बना रहे हैं। तो 85 से 81 पे आना कोई क्रैश नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट बुकिंग है, DII और DII नहीं, FII की, मोस्टली FII की प्रॉफिट बुकिंग है। तो ये चीज़ें चलती रहती है। शॉर्ट टर्म वालों के लिए अफेक्ट करती है, लॉन्ग टर्म वाले को कोई अफेक्ट नहीं करती। जब हम एक महीने का ग्राफ देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा जो ड्रॉप डाउन आया मार्केट में, क्रैश तो नहीं कहूँगा मैं, ड्रॉप कह सकते हैं। बट जैसे ही हम एक साल के ग्राफ पे जाते हैं तो हमें लगता है कि ये डाउन बहुत छोटा लगने लग जाता है। यानी कि इवन अपन 5 सितंबर से भी कंपेरिजन करेंगे तो 5 सितंबर के लेवल पे ही है मार्केट 7 अक्टूबर को, यानी एक महीने पुराना लेवल पे आया है बस। बीच में टॉप जाके वापस भी जब करेक्शन होने के बाद भी जब आया तो एक महीने पुराने लेवल पे आया। तो एक चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा लोगों की रहती है। कुछ वीडियोस भी देखे मैंने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और जिनको हम अच्छा मानते हैं कि अच्छा नॉलेज वाले होंगे, वो भी ये बताते हैं कि मार्केट जब क्रैश होए तो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। बात सही है, बट अगर आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और वो इन्वेस्ट के लिए ही आपने रखे हुए हैं तो क्या आपको इस जगह पे वेट करना चाहिए कि जब मार्केट में करेक्शन आएगा तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा? और अगर ऐसा वेट करते हैं आप तो देखिए 76,000 के लेवल पे है, यहाँ से आप पहुँच गए यहाँ तक, बीच में कोई करेक्शन तो दिया नहीं इसने, 81,000 पे पहुँच गए। उसके बाद मान लो करेक्शन दे भी दिया तो भी 79 पे आया। इतना बड़ा करेक्शन होने के बाद भी 79 के लेवल तक ही आया। यानी आप इस टाइम पे निवेश कर देते तो ऑल टाइम हाई था मार्केट, पर फिर भी 76 पे आपका निवेश हो रहा था। और यहाँ पे ऑल टाइम हाई से 5-6% का ड्रॉप आने के बाद, क्रैश आने के बाद भी 79 पे, यानी आपका इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पे 79 पे हो रहा है और यहाँ पे 76 पे हो रहा है। तो क्या है, यहाँ से आगे भी चलेंगे तो वापस वही 81,700 का लेवल था। यहाँ से अगर आप वेट करते रहते कि क्रैश आएगा जब करेंगे, क्रैश आएगा जब करेंगे, ये 85 तक शेयर चला जाता और उसके बाद वापस क्रैश होकर भी आया तो 81 के लेवल तक ही है। यानी इस टाइम पे इन्वेस्ट करते आप, जिसके पास अमाउंट पड़ा है उसकी बात कर रहा हूँ, आप इस टाइम पे निवेश करते 81 पे या फिर इस टाइम पे निवेश करते, कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं था। मार्केट जब अपसाइड जा रहा है तब ना निवेश करके आप ये सोच रहे हैं कि जब क्रैश आएगा तब निवेश करेंगे। तो 1 लाख रुपए को आप 4-6 महीने होल्ड करने के बाद फिर क्रैश आने के बाद निवेश करोगे तो भी लेवल तो वही है। अपना लॉजिक रहना चाहिए कि कम प्राइस पे इन्वेस्ट हो पाए। ये चीज़ें आपको सब समझ में आ गई। अब बात चल करते हैं जो टॉपिक था हमारा कि मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं ग्राफ्स की बात करूँगा। यहाँ पे आप 1 साल का ग्राफ देखेंगे तो 24% रिटर्न है। तो कोई भी कह सकता है कि भाई ज़्यादा है, क्योंकि एवरेज तो 13-14% आता है। अब 14% के हिसाब से 24% तो काफ़ी ज़्यादा जो रिटर्न दे दिया इसने। तो अब मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है, आगे और ग्रो करेगा नहीं करेगा वो चीज़ें सवाल है दिमाग में। तो केवल 1 साल का देखने से नहीं होगा। मैं 5 साल का ग्राफ आपको बताता हूँ। पहले मैं इसके थ्रू बताऊँगा, फिर इंडेक्स फंड के थ्रू भी बताऊँगा। 5 साल का ग्राफ, चलो पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपने पुराना 1 साल का देखा या नहीं। अक्टूबर 23 से यहाँ से देख लीजिए, अब अक्टूबर 23 पे कितना था, करीब 60,000 के समथिंग मान लो। और यहाँ से अक्टूबर 24 में 81,000, यानी 21,000 पॉइंट हो गए एक साल में। तो रिटर्न बहुत अच्छा है। बट इससे 1 साल और बैक चलेंगे तो क्या होगा, अक्टूबर 23 में आपका था 60,000 और अक्टूबर 22 की बात करेंगे तो अक्टूबर 22 में भी सेम 60,000 है। यानी पिछले 1 साल में रिटर्न तो 24% दिया है, पर उससे पहले के साल में 0% रिटर्न था या 2-4% रिटर्न था, उसका क्या। और जब एवरेज आउट हो गए तो हर साल का 12-13% बना है, तो 24% का बना। 3 साल का ले लेता हूँ मैं। अक्टूबर 21 में देखिए 60,000 और अभी कितना है 81,000। इसको मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। अक्टूबर 21 से लेकर अक्टूबर 24 तक, अक्टूबर 24 में मार्केट 81-82 हज़ार के समथिंग चल रहा है। अभी की कंडीशन बात करूँगे तो थोड़ा ऊपर नीचे चलता है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख रहे हैं। और अक्टूबर 21 में कितना था आप चेक करना, 21,000 के समथिंग या 60,000, 61 भी नहीं 60,000 मान लो, 60,000 के समथिंग था। ठीक है, तो 3 साल में 21,000 पॉइंट बढ़ाया ओनली।
अगर 3 साल का कैलकुलेट करें एक साथ, केवल 1 साल का कैलकुलेट करें तो कितना हो गया, 24% हो गया। 3 साल के हिसाब से देखें तो 21% होगा। अब इसको मैं 60,000 से स्टार्टिंग करता हूँ कि 60,000 का मार्केट था उस टाइम से स्टार्टिंग करता हूँ तो कितना हो रहा है परसेंटेज में देखें तो 35% हो रहे हैं। और 3 साल में हर साल का देखें तो 11%। ये सिंपल इंटरेस्ट से आया है। जब कंपाउंडिंग की बात करते हैं तो ये 10% से भी कम है, 10-11% ही, मतलब 3 साल का क्यूमुलेटिव देखें आप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मानेंगे 12% रिटर्न ही आया है 3 साल का, इससे ज़्यादा नहीं आया है। तो 12% ही जब रिटर्न आया, निफ्टी का टोटल एवरेज ही 14 है, 13-14 है, तो फिर मार्केट ओवरबॉट कैसे हो गया। अब इसको एग्जांपल से भी शो कर दे। अब हम इंडेक्स फंड देख लेते हैं। इंडेक्स फंड्स आ चुके हैं हमारे पास, तो देख लीजिए नेक्स्ट 50 वाला नहीं, अब निफ्टी की बात करें तो यूटीआई निफ्टी वाला इंडेक्स देख लेते हैं। पे 1 साल का रिटर्न देखिए 28%। मार्केट ओवरबॉट कंडीशन है, हर कोई कह सकता है कि बहुत ज़्यादा भागा है मार्केट, अब करेक्शन आएगा। 28% बहुत ज़्यादा होता है, जब आपका एवरेज 13-14% रहता है तो 28% बहुत ज़्यादा है। बट इसको 3-5 साल का एवरेज देखेंगे तो एग्जैक्टली वही आया ना जो मैंने बताया था। पिछले 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो ओनली 12-13% रिटर्न है। केवल 1 साल का 28% देख के आप ये नहीं कह सकते कि ओवरबॉट रीजन में। 3 साल का रिटर्न देखिए ना आप, 2021 अक्टूबर 21 से लेके अभी तक का रिटर्न केवल 12.86% है पर ईयर का। और ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल है 13.88, यानी 2013 से लेकर 2024 तक, यानी पिछले 11 सालों का रिटर्न कितना है, 13.88%। और पिछले 3 साल का कितना है, 12.86%। ठीक है, फिर भी हर कोई क्या बोल रहा है कि 3-4 सालों में मार्केट बहुत ग्रोथ हुआ है, अब करेक्शन आएगा, अब क्रैश आएगा, बहुत अपर चला गया है, बहुत ऊपर चला गया। ये चीज़ें हमेशा सुनने में आती है। जब 8,000 का मार्केट था और 12,000 पहुंचा था तब भी चारों तरफ हुआ था कि बहुत हाई हो गया, बहुत हाई हो गया, अब नहीं जाएगा, अब क्रैश आएगा। परसेंटेज टर्म्स में देखना चाहिए हमेशा। परसेंटेज टर्म में आपके सामने सीधा सीधा दिख रहा है कि 12.86 3 साल का एवरेज है और 10 साल का एवरेज है 13.88, यानी पिछले 3 साल में जितनी ग्रोथ की उससे ज़्यादा ही आगे करनी चाहिए हिस्टोरिक रूप में देखें तो। अब ये चीज़ें होगी, बाकी मैंने डिटेल्स में बता दूंगा, उसका भी लॉजिक नहीं है इसलिए नहीं बताता हूँ कि जापान का मार्केट आपने देखा भी होगा। ये जापान का मार्केट आपके सामने खोल दिया है, निक्की जिसको बोलते हैं। इसको ऑल टाइम पे मैं खोल लेता हूँ, ठीक है, ये ऑल टाइम पे खोल दिया। इसको आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए 2000 नहीं है, कौन सा टाइम था, 1990 के समथिंग का, जब मार्केट करीब 38,000 तक पहुँच गया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट 1990 से लेकर 2020 तक और 2024 में जाके वापस उस लेवल पे पहुंचा है। 2024 का अभी रेट कट जो रेट बढ़ाने की बात हुई जापान में, उस वाले अगर मुद्दे को छोड़ दे तो यहाँ तक कितना था, 38,000 से 20,000 पे था मार्केट। जो कहते हैं ना कि ओवरऑल मार्केट को ऊपर ही जाना है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं ये वीडियो। 38,000 का मार्केट 20-30 साल के समय बाद भी नेगेटिव में रिटर्न दिखा रहा था, 30 ईयर्स लेटर भी। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कि भाई 10 साल में तो रिटर्न आएगा ही आएगा, 5 साल में तो आएगा ही आएगा। बट ये सिनेरियो डेवलप्ड कंट्री का है, अपने यहाँ थोड़ी डिफरेंट चीज़ आ जाती है। अपने यहाँ इंडिया में भी डेवलपिंग कंट्री है तो हम इन्फ्लेशन को भी 4-5% पे एडजस्ट करके रखते हैं, उससे डाउन नहीं होने देते हैं, न 6% से अप होने देते हैं। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि 4 से 6 के बीच में रहे, जो आरबीआई की पॉलिसी भी है। पॉलिसी बढ़िया पढ़ा करो थोड़ी बहुत, है ना। अब बात आती है कि फिर जापान में ऐसा क्या हुआ, इतनी अच्छी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, इतने साल इसने नेगेटिव रिटर्न क्यों दिया। तो सबसे पहली बात तो कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी नेगेटिव चल रही थी। यानी ऐसा नहीं है कि मार्केट ने नेगेटिव दिया तो एफडी आपकी 5-6% दे रही थी, नहीं, एफडी भी नेगेटिव दे रही। इवन सेविंग बैंक्स वाले, जैसे आपको 1 लाख रुपए बैंक में रखने हैं, जापान की कंडीशन बता रहा हूँ, 1 लाख रुपये आपको बैंक में रखने होते थे, तो आपने डाले 1 लाख रुपये और अगले साल आपकी उसकी 1 लाख की वैल्यू रह जाती थी 93,000 या 94,000। मतलब वैल्यू बैंक में डालने के बाद भी वैल्यू घट रही थी। अपने यहाँ क्या हो रहा है, अभी कम से कम 3-4% इंटरेस्ट मिल जाता है उस पर। 1 लाख डाले तो अगले साल 1,03,000 हो जाएंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था कि 1 लाख डालोगे तो 94-95 रह जाएंगे 1 साल बाद। सिमिलर रियल इस्टेट में भी हो रहा था, किसी ने 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, उसको अगले साल अगर वो बेचने जाएगा तो वो 85 लाख, 90 लाख, 95 लाख इसी रेट में बिकेगा, 90 लाख तक बिकेगा। यानी प्रॉपर्टी की रेट घट रही है, इन्फ्लेशन माइनस में चल रहा है, सेविंग बैंक और एफडी माइनस में दे रही है रिटर्न, तो फिर शेयर मार्केट भी माइनस में दे रहा है, तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी महंगाई तो बढ़ नहीं रही है। यानी आज जो आपका खर्च चलाने का है कि भाई 25,000 रुपये में आपके महीने का खर्च चल रहा है, ठीक है, तो अगले साल भी वो 25 में खूब आराम से चलेगा, उसके अगले साल भी 25 में खूब आराम से चलेगा। ये चल रहा था जापान में। अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात करी तो अब महंगाई भी थोड़ा सा जोर पकड़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी धीरे धीरे। तो मार्केट ने भी अब मूवमेंट लिया, अब धीरे धीरे एफडी वाले भी पॉजिटिव में दे देंगे और बैंक वाले भी पॉजिटिव में रिटर्न देने लग जाएंगे।
तो ये चीज़ें होती हैं। बट हमें इस स्टेज में पहुंचने के लिए अभी मार्केट यहाँ पे चल रहा है। देखो मैं इसको भारत के हिसाब से अगर इस ग्राफ को बना, भारत में भी होना है सही है, क्योंकि जब डेवलप्ड होगा तो भाई एग्जैक्ट नहीं पर इस तरीके से होगा। अब जैसे बात करें कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी मान लो 1960 जो है इसको आप मान लो 2010 मान लीजिए, 2010 यहाँ पे आपके हो जाएगा 2030, 2050 यहाँ पे। तो जिस हिसाब से कंट्री ग्रोथ कर रही है 2050 तक तो मार्केट अपसाइड जाएगा नेट, इसमें कोई डाउट नहीं। 2050 के बाद क्या मॉनेटरी पॉलिसीज़ रहती है, क्या इंडिया में कितना डेवलपमेंट हो पाता है, मार्केट सेचुरेशन कितना होता है। अपने यहाँ 3-4% लोग जो है रिटेल इन्वेस्टर हैं, और जहाँ बात हम जापान और बड़ी कंट्री की करेंगे वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आपको 30 से 40% तक के लोग जो वो स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो जब सेचुरेशन जो आ जाता है तो मार्केट में भी ग्रोथ थोड़ी डाउन हो जाती है। अब एक और चीज़ और पॉजिटिव बताता हूँ, ये मार्केट भले ही डाउन गया है, पर जिन कंपनियों में लोगों ने निवेश कर रखे थे उनके डिविडेंड कंटिन्यू मिल रहे थे, डिविडेंड में कोई कमी नहीं आ रही थी। कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो डिविडेंड बांटेगी, भले मार्केट प्राइस उसका नीचे जाए तो जाए। तो ओवरऑल जो इस लेवल पे भी इन्वेस्टेड थे ना उनको नुकसान नहीं हुआ है। अगर वो इस पर्सपेक्टिव से देखे कि मेरे को पैसे वापस नहीं निकालने थे तो कंपनी का जो प्रॉफिट आ रहा था उसका डिविडेंड उनको कंटिन्यूसली मिल रहा था। तो दो चीज़ें देख लीजिए, डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि भारत है, 2050 तक तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी स्टॉक मार्केट में ग्रोथ होगी। उसके बाद कुछ सिचुएशन जोन आने की संभावना है। तो जब तक डेवलपिंग है तब तक आप डेवलपिंग स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। डेवलपिंग जो नई कंपनियां हैं या कुछ जो लार्ज कैप भी हैं उन सब में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। ओवरऑल बात करते हैं इंडेक्स में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। जब आरबीआई की पॉलिसी चेंज करेंगे, नेट जीरो पे लाएंगे इन्फ्लेशन को, जो आगे चल के होना ही है, नेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे, 0-1% पे लाएंगे तो मार्केट भी उस हिसाब से परफॉर्म करेगा। एफडी वगैरह की रेट भी 2-3% पे आएगी, पर इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। अभी 2050 तक तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद क्या होता है वो भी देखेंगे। तब तक के लिए आप अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपका स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है तो उसका जो डिविडेंड मिलता है वो अच्छा कॉर्पस हो जाएगा, तो उसका डिविडेंड इतना मिल जाएगा कि आपको फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओवरऑल आप कंपनी के ओनर बन रहे हैं। तो कंपनी के ओनर रहेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आपको मिलेगा ही सही। तो आज वीडियो बनाने का मतलब यही था कि भाई चारों तरफ जो चल रहा है कि मार्केट ओवरबॉट है, तो मैं तो एक बात जानता हूँ, पिछले 11-12 साल में जितना रिटर्न दिया है उससे कम रिटर्न दिया है इन 3 सालों में। तो ओवरबॉट तो मैं कभी नहीं मानता इसको। थोड़ा अप डाउन चलता रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरबॉट नहीं है तो करेक्शन नहीं आएगा। 180 पे है ना, यहाँ से करेक्शन आएगा, 140 तक भी आ जाए, 150 तक भी आ जाए, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरबॉट जोन अभी लग नहीं रहा है। और चीज़ें होती है समझने की, जैसे कि ये होल्डिंग्स देख रहा हूँ मैं, उसी की देख रहा हूँ, निफ्टी इंडेक्स की टोटल कंपनीज जो इनमें निफ्टी 50 कंपनीज हैं उनका। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पीवी रेशो है 4.21। तो पीवी 4.21 है, मतलब बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, 4 के आसपास वैसे भी रहता है। तो ओवरबॉट कंडीशन बिल्कुल भी नहीं लग रही है मेरे को, मेरा अपना ओपिनियन है। और इस पर्सपेक्टिव से जो रिटर्न्स देख रहा हूँ मैं, तो 2026 से पहले 1 लाख रुपये पे सेंसेक्स मेरे को दिखाई दे रहा है। ये निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी के हिसाब से देख लीजिए, रिटर्न वही रहेगा, निफ्टी सेंसेक्स एक जैसे ही परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात करेक्शन की आती है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा अमाउंट है 6,40,000 इन्वेस्टेड है, 9,09,000 पे करेक्शन आएगा, यानी प्रॉफिट देख सकते हैं 2,68,000 का है। यहाँ पे देख लीजिए जिसको लंबा टाइम हुआ, निपॉन इंडिया में 67,000 जमा किए थे, 1,23,000 अभी हैं, लगभग डबल के आसपास हैं, ज़्यादा नहीं, यही 3 साल हुए हैं जो मैं बता रहा हूँ ना, 3 साल में जो एवरेज ग्रोथ दी है वही। स्मॉल कैप ने ज़्यादा ग्रोथ दी है इसलिए इतना दिखा रहा है। बट यहाँ से करेक्शन आता है, ठीक है, आ गया 50% करेक्शन। 50% किसे कहते हैं समझते हो ना आप भाई? 10% 20% तो करेक्शन आता है। 50 तो कब आया होगा मुझे ध्यान भी नहीं आ रहा है, ना 2008 का 50% था ना उससे पहले का 50%। 2008 का हो सकता है शायद, तो कोरोना का तो कम ही था इससे। तो 50% करेक्शन आने के बाद भी मेरा जो एक्चुअल अमाउंट है उसके बराबर तक ही टच करेगा। और सबको पता है कि 50% जब करेक्शन आता है, वंस अगेन ग्राफ में ही मैं बता देता हूँ, बाहर क्यों बताना है। ये देखिए कोरोना का करेक्शन सबको बहुत बड़ा लग रहा था, बहुत क्रैश लग रहा था। अब देखिए ये ग्राफ में कितना छोटा दिखाई दे रहा है, 44 से ओनली 30 पे गया है, 44 से 30 पे। और अभी मार्केट कहाँ है? 197 पे। आज के हिसाब से ये क्रैश कितना बड़ा था आप सोच सकते हैं, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, मामूली 44 से 30 तक गया था। बट इंट्राडे वाले कितने ही बर्बाद हो गए, शॉर्ट टर्म वाले कितने ही बर्बाद हो गए, लॉन्ग टर्म वाले आज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो 200 NAV के आगे ये क्रैश कितना बड़ा था,
इसको कम समझ पा रहे होंगे, मैं सेंसेक्स के हिसाब से बता देता हूँ। ये सेंसेक्स देख लीजिए और हम बात करेंगे 2020 के कोरोना क्रैश की। 41,000 पे था मार्केट और 32,000 पे पहुंचा था। नेट 10,000 के समथिंग की गिरावट आई थी कोरोना में, जब इतनी हार्ड सिचुएशन हो गई थी उस टाइम 10,000 की गिरावट आई थी। आज मार्केट कितने पे है? 81,000 पे है। आप सोच लीजिए 81,000 में 10,000 कितने मायने रखते हैं, बट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लग रहा था। अभी अगर हम देखेंगे पास्ट में कि 2020 में क्रैश आया था जिसमें 10,000 मार्केट गिर गया था, अभी के टाइम पे कहना बहुत आसान है कि वो चलता रहता है ऐसा, तो पर उस टाइम पे इमोशन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था और हर कोई कंट्रोल कर नहीं पाया। तो जब क्रैश आता है तो इमोशन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। एक ही चीज़ होती है जो सबसे मुश्किल होती है, वो इमोशन कंट्रोल करना होती है। बाकी मार्केट वापस रिकवर कर जाता है, बस टाइम जो बना रह सकता है वो वही रह सकता है जिसने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था। जैसे मैंने अभी वाली, फिर वापस मैं म्यूचुअल फंड पे चलूँगा, निपॉन वाले पे चलता हूँ। अभी आज की तारीख में बता देता हूँ मेरा फंड कितना हो रहा है। 1,23,000 पे यहाँ पे आ जाता हूँ। फंड कितना हो रहा है? 1,23,000। 10% करेक्शन आएगा, ठीक है, 20,000 नहीं 12,000 जाएंगे, 20% करेक्शन आ जाएगा, 24,000 चले जाएंगे। तो अभी 67,000 इन्वेस्ट किए थे और 1 लाख बताएगा। 20% करेक्शन आने के बाद भी केवल 3 सालों में, तो मेरे लिए 20% का करेक्शन बड़ा नहीं है, मैं क्यों घबराऊंगा। मैंने 67 पे इन्वेस्ट किया था, अभी भी 1 लाख बता रहा है। 30% करेक्शन हो जाएगा तो भी 36,000 जाएंगे, तो भी मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट से ज़्यादा रहेगा, तो भी मैं नहीं घबराऊंगा। तो अगर आपने इन्वेस्ट करके और आपको लॉन्ग टाइम हो गया है, 5-10 साल भी हो गए, तो उसके बाद बड़ा क्रैश भी आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट आपने जस्ट इन्वेस्ट किया और हाथों हाथ क्रैश आ गया तो बहुत ज़्यादा वो सदमा दे सकता है आपको। तो ओवरऑल बात यही है। और एक जो है, आपके पास अगर अमाउंट बड़ा भी हो तो भी उसको एक साथ इन्वेस्ट नहीं करना है। मैं ये हमेशा कहता हूँ 1 लाख रुपए भी आपके पास एक साथ, अगर इनकम रेगुलर आ रही तो ठीक है। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट है कि 10 लाख रुपए है तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके कम से कम 2-2 3-3 महीने के गैप में इन्वेस्ट करो, क्योंकि किसी को पता नहीं कि आगे मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा, किधर जाएगा। और फिर रिग्रेट भी मत करो कि आपने 10 लाख में से 2.5 लाख ही इन्वेस्ट किया और अगले महीने मार्केट 10% अप हो गया तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं 10% डाउन भी हो गया तो रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने 2.5 लाख पहले क्यों लगा दिया, अब लगाता तो ज़्यादा बेटर था। मार्केट को कोई टाइम नहीं कर सकता, हम लॉन्ग टर्म व्यू को देख सकते हैं और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अभी म्यूचुअल फंड में 9 लाख हो गए हैं, इक्विटी में मैं बहुत कम करता हूँ, आपको पता है 1 लाख है, कुछ 4-5 लाख गोल्ड में भी है, और जो है PF NPS वगैरह में भी करता हूँ। सेफर साइड वाले जो हैं कुछ इन्वेस्टमेंट उसमें भी करता हूँ। तो ओवरऑल 18-20 लाख के समथिंग इन्वेस्टमेंट हो रखा है। 27-28 साल की उम्र है और 35 साल तक लगता है कि 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाएगा, और जल्दी ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है 30-32 साल में हो जाएगा। तो ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि 20 लाख का भी अभी इन्वेस्टमेंट है तो उससे पर मंथ मेरे को 20,000 रुपये तो मिल ही सकते हैं। अगर 12% का भी रिटर्न माने तो साल का 12% यानी हर महीने का 1% रिटर्न। 20 लाख का अमाउंट का 1% होता है 20,000, तो हर महीने 20,000 रिटर्न तो मेरे को वैसे भी मिल ही रहा है अभी की तारीख में भी। और जब कॉर्पस बड़ा हो जाएगा तो रिटर्न भी बढ़ जाएगा। तो ईजिली लेनी है चीज़ों को, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना है कि भाई चार्ट पढ़ने हैं, पैटर्न पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं करना है। अभी देखेंगे आप तो जो करेक्शन आया है ना, उसमें मैं ये चीज़ भी दिखा देता हूँ आपको। मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया रिसेंटली क्वांट स्मॉल कैप में किया है रिटर्न। यहाँ पे देख लीजिए पिछले महीने का जो रिटर्न है, यहाँ सितंबर से देखेंगे तो 5,000, 2,000, 2,000, 4,000, 4,000, 5,000 ये इन्वेस्टमेंट है पिछले 1-1.5 महीने का। और आज भी किया है 10,000 का इन्वेस्टमेंट, वो 2-1 दिन में शो हो जाएगा। तो ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो स्टॉक इंट्राडे या लॉन्ग जो मार्केट में चलता है ना, वो ऑलरेडी जिसने 50% 100% रिटर्न दे दिया उसका हुआ बना होता है। तो वो पहले से किसी को थोड़ी पता था कि वो 200% रिटर्न दे देगा। और जो अंडर वैल्यू स्टॉक चल रहे हैं वो देंगे 200% रिटर्न, पर कब देंगे ये पता नहीं है। तो उनकी एनालिसिस करके उन पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद बिल्कुल शांत होकर बैठना है। उसको ग्रोथ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अंडर वैल्यू स्टॉक में आपने लगाया, कंपनी अच्छी है तो आज नहीं तो कल 2 गुना होगी। वो मार्केट में अच्छी न्यूज़ रही तो 2 महीने में हो जाएगी, नहीं अच्छी रही तो 2 साल में होगी। तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। और इस वीडियो में यहाँ तक ही आप लोगों के जो भी क्वेश्चन वो डाल देना, मैं लाइव सेशन करूँगा तब आप सबके क्वेश्चन सॉल्व करूँगा।